वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम 50 डेज 50 मार्क्स का हमारा जो सीरीज है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो द 50 डेज बिफोर द जेआईबी एग्जाम एंड स्पेसिफिकली एंड आईएफएस का जो हमारा एग्जाम है, इस एग्जाम से पहले के जो 50 डेज है उनको हम कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं टू एटलीस्ट गेन 50 मार्क्स इन द एग्जाम, जो कि पासिंग मार्क है, वो हम इस सीरीज के थ्रू कर रहे हैं। तो हाउ आर वी डूइंग दिस? हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड डिस्कशन यहाँ पे करते हैं, एंड साथ के साथ उससे कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है, दिस ऑल्सो वी हैव अ लुक इन दिस पर्टिकुलर सेशन। ओके, तो दिस इज डे 48 एंड आज हम चैप्टर नंबर 42 डिस्कस करने वाले हैं आई एंड आईएफएस का। दिस चैप्टर इज ऑन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ओके, तो इंश्योरेंस रिलेटेड चीजें आपको पहले से पता है कि जब भी कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है ऑफ कंटिजेंसी, फॉर एग्जाम्पल सॉरी इफ देर इज ऑब्वियसली एक कंटिजेंसी की तो पॉसिबिलिटी हर एक व्यक्ति के साथ है, दैट इज डेथ। ठीक है, तो उससे रिलेटेड लाइफ इंश्योरेंस है। देर आर अदर इश्यूज लाइक बाइक का कभी कुछ एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट वगैरह, उससे रिलेटेड इंश्योरेंस। तो वेन एवर देर इज अ कंटिजेंसी दैट इज एन अनसर्टेनिटी है with respect to certain things in our life, we can go for this insurance in most of the cases. ठीक है, तो पर्सन जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, कंपनी जो प्रोवाइड करती है, इज द इंश्योरर एंड द पर्सन हु टेक्स इट इज द इंश्योर्ड। अब ये इंश्योरेंस डिफरेंट प्रिंसिपल्स के बेसिस पे दिया जाता है। देयर आर 6 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हियर। ओके, प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट फेथ उबरमाए पढ़ाई। ठीक है, अटमोस्ट फेथ यू उबरमाए पढ़ाई यू। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि उबरमाए पढ़ाई कौन से प्रिंसिपल को कहा जाता है, तो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, दिस इज अ थिंग। तो अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या है? व्हेनेवर यू आर प्रोवाइडिंग अ पर्टिकुलर इंश्योरेंस, आपको जो है इंश्योरेंस कंपनी आकर कुछ डिटेल्स पूछ रही है, लाइक आपका बाइक है तो उससे रिलेटेड डिटेल्स पूछे जा रहे हैं, तो यू शुड प्रोवाइड द एग्जैक्ट डिटेल्स। ठीक है, एग्जैक्टली डिस्क्लोज करना है क्या क्या चीज है। लेट्स से ये बाइक ऑलरेडी सेकंड हैंड है और बहुत ज्यादा खराब पहले से, उस पे इंश्योरेंस जो है लेने का मतलब क्या है? इंश्योरेंस कंपनी को लॉस। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन आपको पहले से दे देना है, देन इंश्योरेंस कंपनी विल डिसाइड वेदर द इंश्योरेंस हैज टू बी गिवन और नॉट। अगर आप इस जेन्युइन जो इन्फॉर्मेशन है उसे छिपाते हैं तो उसे फ्रॉड माना जाता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन गलती से छिपा देते हैं, यानी कि यू थिंक ये तो इम्पोर्टेंट नहीं था, गलती से छिपा दिया, तो आपका इंश्योरेंस पॉलिसी रद्द हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि ऐसे किसी चीज को आप चीज के ऊपर आप इंश्योरेंस ले सकते हो जिसमें आपकी कोई मॉनेटरी इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके फूल ले जाकर ये फूल खराब हुआ तो आई वांट इंश्योरेंस ऑन दैट। तो फूल तो खराब होना ही है, ठीक है, आफ्टर वन डे मुरझा जाएगा और फिर खराब ही हो जाएगा। तो यू कैन नॉट टेक दैट थिंग फॉर बीइंग इंश्योर्ड। ठीक है, राइट टू इंश्योरेंस जब आपको मॉनेटरी लॉस हो रहा है तभी हो सकता है। लाइक फायर रिलेटेड हो सकता है, बिल्डिंग, लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है विच इज रिलेटेड टू डेथ। तो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉस, बट या इस लॉस को हम मॉनेटरी टर्म्स में असेस नहीं कर सकते, लॉस ऑफ लाइफ, बट या फॉर दैट आल्सो इंश्योरेंस कैन बी प्रोवाइडेड। नाउ देयर इज दिस प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब है कि कोई भी इंश्योरेंस जो है उसका मेन एम होता है कि आपका जो लॉस है उसे गुड कर दिया जाए। यानी कि जो लॉस है, मॉनेटरी लॉस होता है मोस्टली बाइक में जब लॉस हो रहा है, तो लेट्स से जो पर्सन बाइक पे, तो उसे कोई खास चोटें नहीं आई, बट बाइक की बुरी तरीके से डैमेज हो गई है, तो दैट कैन बी कवर्ड, और उस चीज को सही किया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग मॉनेटरी, उस इसमें जो है मनी प्रोवाइड करके उस चीज को सही किया जा सकता है। लेट्स से 2 लाख की बाइक थी, आपको 2 लाख का इंश्योरेंस अमाउंट दे दिया जाए, यू कैन बाय न्यू बाइक। ठीक है, बात खत्म। तो दैट इज व्हाट इज इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मींस मेकिंग द लॉस गुड। ठीक है, लॉस को सही कर देना बाय प्रोवाइडिंग मॉनेटरी वहां पर जो है सपोर्ट। अब अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए तो दैट इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है, यानी कि किसी के लाइफ जाने के इस पर्टिकुलर फिनोमिनन को हम गुड नहीं बना सकते। ठीक है, वी कैन नेवर मेक इट गुड, यू कैन नॉट गेट बैक द लाइफ, इजंट इट? जितना भी मनी आप प्रोवाइड कर दो, यू कैन नॉट मेक इट गुड। तो इस वजह से लाइफ इंश्योरेंस जो है कोई इंडेमनिटी नहीं है। ठीक है, दैट थिंग। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। यहाँ पर ये है कि लेट अस से आपकी बाइक थी, आप चला रहे थे, कुछ एक्सीडेंट हुआ, यू डिड नॉट गेट एनी इंजरीज, बट बाइक का काफी डैमेज हो गया है, एंड वो एक्सीडेंट इसीलिए हुआ बिकॉज ट्रक वाला आ रहा था और वो ट्रक ड्राइवर वाज ड्रंक। इसमें गलती किसकी है? आपकी, ट्रक वाले की, इंश्योरेंस कंपनी की।
ठीक है, भुगत रहे आप और इंश्योरेंस कंपनी मेनली भुगत रहा है। तो ट्रक ड्राइवर के जो है लीनियंस की वजह से ये हुआ है, इलीगल तरीके से वो ट्रक चला रहा है, बिकॉज ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज इलीगल। तो दैट ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस आप नहीं, इंश्योरेंस कंपनी जो है केस कर सकता है। अंडरस्टूड? तो ये चीज किया जा सकता है। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन और द अदर। इस इन चीजों से रिलेटेड अगर यहाँ पर हम देखें, जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है, इसमें हम ये देख सकते हैं कि कितना अमाउंट आपको मिलेगा वेन एवर आपका कोई लॉस हो रहा है, उस चीज को गुड बनाने का हम बात कर रहे हैं, तो कितना मॉनेटरी अमाउंट, कितना मनी आपको प्रोवाइड किया जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू द लॉस दैट यू आर फेसिंग। तो वो कैसे होगा? लेट अस से आपका इंश्योरेंस पॉलिसी 4 लाख रुपीज का है, ठीक है, एंड आपका जो एसेट है, जो भी चीज के ऊपर इंश्योरेंस है, वो 5 लाख का है, एंड आपका एक्चुअल लॉस जो है वो 5 लाख रुपीज का हो चुका है। तो आपको इंश्योरेंस कितना मिलेगा, कितना जो है इंश्योरेंस मिलेगा, वो इससे कैलकुलेट करेंगे कि कितना मुझे कितना मेरा एसेट का कितना वैल्यू इंश्योरेंस के थ्रू कवर्ड है, वो उसका फ्रैक्शन हम देखेंगे। उस फ्रैक्शन में 5 लाख के सामने, एसेट का वैल्यू के सामने आपको जो है अमाउंट मिलेगा, इंश्योरेंस अमाउंट। तो कैंसिल आउट करने पे 4 लाख रुपीज, इवन दो आपका 5 लाख का था, 5 लाख का लॉस हुआ, आपको 4 लाख रुपीज ही मिलेगा। टोटल अमाउंट जो कि इंश्योर्ड था, उतना सम इंश्योर्ड आपको मिल जाएगा। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। तो इसी तरह के क्वेश्चन आया था यहाँ पे, राज ओन्स अ रेस्टोरेंट विच ही बॉट 3 years ago फॉर रुपीज 50 लाख। तो एसेट कॉस्ट यहाँ पर कितना है? 50 लाख है। देन ही हैड बॉट फायर इंश्योरेंस वर्थ 40 लाख। तो इंश्योरेंस कॉस्ट कितना है? 40 lakhs है। एंड हिज रेस्टोरेंट गॉट फायर एंड ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 50 लाख। और लॉस कितना है? 50 लाख का। ठीक है, लॉस 50 लाख का है। तो कितना इंश्योरेंस मिलेगा? तो इंश्योरेंस अमाउंट कितना है? डिवाइडेड बाय एसेट कॉस्ट इनटू लॉस हम करते हैं। तो ये कैंसिल आउट करके व्हाट विल बी द अमाउंट? 40 लाख रुपीज इज द अमाउंट। ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर हियर। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो कैलकुलेट करना है। Now moving ahead, what are the other principles? Principle of contribution, let us say इंश्योरेंस आपको 10 लाख रुपीज का प्रोवाइड किया गया, एक कंपनी 1 लाख का दे रही है, एंड ये बाकी कंपनी से बाकी 9 लाख जो है उसका इंश्योरेंस, डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी से आपका इंश्योरेंस को स्प्लिट करके करवा रही है, तो बाकी 9 लाख वहां से जो है ले रही है। तो वेन एवर पेमेंट की बात आएगी, तो ये इंश्योरेंस कंपनी कोऑर्डिनेट करेगा, सारे अपना अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इन दैट इंश्योरेंस अमाउंट वो देंगे। दैट इज द थिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉस्ट, यानी कि जब भी इंश्योरेंस आप क्लेम करते हैं तो द कॉज हैज टू बी करेक्ट। फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, एंड आपका गाड़ी जो है डैमेज होता है, तो दैट इज नॉट अ गुड करेक्ट कॉज टू क्लेम द इंश्योरेंस। ठीक है, इलीगल है ये। तो ऑब्वियसली यू शुड सी कि कॉज ऑफ लॉस जो है वो सही है या नहीं। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एन्युटी, नॉन लाइफ, इस 3 तरीके में किया जा सकता है। लाइफ इंश्योरेंस ऑब्वियसली वी नो, डेथ अगर किसी की होती है उससे रिलेटेड है, उस लॉस में जब फैमिली को भी काफी मॉनेटरी लॉस होता है, बिकॉज इफ लेट्स से दैट पर्सन इज द ओनली ब्रेड अर्निंग पर्सन ऑफ द फैमिली, तो ऐसे में वो पर्सन की डेथ हो जाती है तो पूरे फैमिली जो है उसको लॉस हो जाता है, वो जो है रोड पे आ जाती है। तो ऐसे केस में इंश्योरेंस एक्चुअली हेल्प्स टू कोप अप विद दैट सिचुएशन मनी वाइज। ठीक है, लॉन्ग टर्म बेसिस पर कई बार होता है डेथ, क्योंकि अनसर्टेन उसे कवर किया जाता है। अब इस लाइफ इंश्योरेंस के इकोनॉमिक वैल्यू जो है एज सच हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो इसका एक स्टैंडर्ड टेबल होता है, सारे इंश्योरेंस पॉलिसी वाले एज के बेसिस पर जो है आपका लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट डिसाइड करते हैं, आपको बताते हैं, उतना इंश्योरेंस देते हैं। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है, और ये जो है मेच्योरिटी टेबल, एज आई टोल्ड यू, प्रीमियम इसका बेस्ड है। नाउ एन्युटी इज जस्ट लाइक पेंशन, जब आप इंश्योरेंस का पॉलिसी का प्रीमियम बार बार पे करते रहते हैं, तो कई बार कई टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं। एक टर्म इंश्योरेंस, जहाँ पर जितना भी आप प्रीमियम पे कर लो, अगर कोई आपको लॉस होता है, जैसे लाइफ लॉस है तो लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट मिलेगा, बाइक को कुछ लॉस होता है तो आपको बाइक पर वो इंश्योरेंस अमाउंट मिल जाएगा। अदरवाइज व्हाट एवर इंश्योरेंस अमाउंट यू हैव पेड दैट हैज गॉन इनटू वेस्ट। ठीक है, तो जब भी हम बाइक इंश्योरेंस लेते हैं, कार इंश्योरेंस मोस्टली टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है, जहाँ सॉरी टर्म इंश्योरेंस होता है, जहां पर आप जो है बाइक का उस 1 year के अंदर अगर कुछ लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, वरना तो आपके पैसे डूबे। ठीक है, दैट इज द थिंग। तो एन्युटी में क्या होता है, आप बार बार ये मनी पे कर रहे हैं, एंड ये मनी एक्यूमुलेट होता है एवरी ईयर। एक्यूमुलेट होने के बाद एन्युटी के मेन थिंग ये है कि एक पर्टिकुलर वेस्टिंग एज, एक एज के बाद, लेट्स से आपने 50 years का, या फिर आपने रिटायरमेंट एज का 60 years,
इस एज के बाद आपको वो पैसा वापस पूरा लमसम अमाउंट मिल जाता है, या फिर पेंशन का कॉर्पस जो है पीरियोडिकली एवरी मंथली मंथली बेसिस पे जैसे पेंशन मिलता है वैसे मिल जाता है। तो दैट इज कॉल्ड द एन्युटी। एन्युटी में सर्वाइवल कवर्ड होता है, नॉट डेथ बट सर्वाइवल। अगर आप एक एज के बाद जी जाते हैं तो ऑब्वियसली एट दैट टाइम यू रिक्वायर मनी, तो सर्वाइवल इज कवर्ड। नॉन लाइफ डिफरेंट थिंग से रिलेटेड है, 1 ईयर शॉर्ट टर्म का होता है। इसका इकोनॉमिक वैल्यू इजीली असेस कर सकते हैं, क्योंकि बाइक का कितना वैल्यू होगा, 2 लाख 1 लाख ऐसे होगा, तो उसका जितना भी वैल्यू होगा उसके बेसिस पर इंश्योरेंस मिलता है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, जैसा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ना डिफरेंट टाइप्स है, लाइक लाइफ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, लिमिटेड नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए या स्टिपुलेटेड एज तक का आपको प्रोटेक्शन मिलता है। ओनली डेथ कवर्ड है, एंड आपको कोई भी मेच्योरिटी वैल्यू नहीं मिलता, यानी मेच्योर होने के बाद आपको कोई भी, टर्म लाइफ में आपको मैच्योर होने के बाद जो है कोई पैसा नहीं मिलता। ठीक है, इनिशियली लो प्रीमियम होता है, देन इंक्रीज होता है। पर्सन्स लो इनकम हाई इंश्योरेंस नीड्स है तो यू कैन गो फॉर दिस। और अपने बिजनेस वगैरह को जो है आप इंडेमनीफाई कर सकते हैं कई बार बाई एक्चुअली प्रोवाइडिंग लाइफ इंश्योरेंस टू योर एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। अब कई बार बाई टर्म एंड इन्वेस्ट द डिफरेंस, ये एक टर्म है, क्योंकि अगर आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम देखो तो कम होता है, लेट्स से 100 रुपीज। बट होल लाइफ इंश्योरेंस ऐसे इंश्योरेंस जहां पर आपको हाई प्रीमियम लेट्स से 1000 रुपीज पे करना है, एंड एट द एंड मेच्योरिटी के टाइम पे थोड़ा अमाउंट आपको वापस दिया जाता है। ओके, तो 100 रुपीज टर्म लाइफ इंश्योरेंस में है, ठीक है, 900 रुपया आपका बच रहा है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी है। और ये जो 900 रुपया आपका बच रहा है, आपने होल लाइफ इंश्योरेंस नहीं किया, नॉर्मल इंश्योरेंस नहीं किया, टर्म इंश्योरेंस किया, तो 100 रुपीज का इंश्योरेंस भी मिल गया, 900 कहीं और इन्वेस्ट कर दो अच्छी जगह जहां रिटर्न मिल रहा है, एंड गेन द प्रॉफिट। तो दैट इज कॉल्ड द बाय टर्म एंड इन्वेस्ट द डिफरेंस। होल लाइफ क्या है, फुल लाइफ के लिए यूनिफॉर्म प्रीमियम होता है, फेस अमाउंट आपको जो है सेम अमाउंट जो है पे करना रहता है, एंड बाय द एंड आपको ये चीज रिटर्न भी की जाती है, बीच बीच में डिविडेंड भी आप ले सकते हैं। कई बार विद या विदाउट प्रॉफिट होल लाइफ इंश्योरेंस होता है, यानी कि अगर इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो आपको रिटर्न में जो अमाउंट मिलने वाला है उसकी वैल्यू भी कई बार इंक्रीज होती है अगर आप विद प्रॉफिट वाला लेते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो खुशी खुशी में वो पॉलिसी होल्डर्स को भी थोड़ा प्रॉफिट का परसेंटेज पास ऑन कर देता है एज ए डिविडेंड। विदाउट प्रॉफिट उसमें नहीं होता ये चीज। एंडोमेंट, दिस इज पे पॉलिसी फेस अमाउंट ऑन द डेथ या कंप्लीशन ऑफ टर्म। ठीक है, एंडोमेंट में क्या है, आप बार बार ये इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, लाइफ टर्म लाइफ में क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, एट द एंड यू आर गेटिंग नथिंग। ठीक है, इफ दैट इवेंट डज नॉट अकर ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड। बट एंडोमेंट में आप जो भी पैसा पे कर रहे हैं, एट द एंड आपको मेच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है, बिकॉज ये पैसा कहीं ना कहीं तो जा रहा है ना, दैट मनी वो पैसा आपको वापस मिल जाता है। इफ द इवेंट अकर्स बीच में, इफ द इवेंट डज नॉट अकर, एट द एंड आपको प्रॉफिट के साथ वो पैसा वापस मिल जाता है। ठीक है, मेच्योरिटी पीरियड यूजुअली रिटायरमेंट होता है 10 50 20 30 ईयर्स का ये होता है। मनी बैक या कैशबैक प्लान है जहां पर आपको सर्टेन परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड आपको डेफिनेटली रिटायरमेंट के बाद रिटर्न कर दिया जाता है। तो लेटेस्ट से आपने लाइफ इंश्योरेंस मनी बैक वाला लिया है, तो इसमें आप पेमेंट कर रहे हैं, और अगर 60 ईयर्स की एज आ गई, रिटायरमेंट एज आ गई, तो इस टाइम पर लेट्स से हाफ ऑफ द जो अमाउंट है जो आपको मेच्योरिटी पे मिलना था वो इस टाइम पे दे देते हैं, एंड बाकी हाफ आपका वैसे ही इन्वेस्ट होता रहता है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट इज एन्युटी प्लान्स, इसमें दो टाइप से, इमीडिएट एंड डेफर्ड। इमीडिएट एन्युटी में पेमेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है, प्रीमियम और लमसम अमाउंट आपको इमीडिएटली देना शुरू कर देते हैं। तो एन्युटी प्लान में लेट्स से आपने बहुत सारा पैसा जमा कर दिया तो इमीडिएटली आपको पेमेंट शुरू। डेफर्ड एन्युटी में अभी आपने पैसा जमा किया, बीच बीच में जमा कर रहे हैं, ऐसे आप पेंशन टाइप का जमा कर रहे हैं, तो आफ्टर अ सर्टेन एज दैट मनी विल बी रिटर्न टू यू। ठीक है, उस एज को हम वेस्टिंग एज भी कहते हैं। अब ये लाइफ इंश्योरेंस जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। वन इंपॉर्टेंट टाइप इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, जहां पर आप ये बता सकते हैं कि मेरा जो इंश्योरेंस पॉलिसी पे प्रीमियम जा रहा है ये कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है मुझे। तो यूनिट लिंक्ड, ये यूनिट से लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है, वी आर टेलिंग वेयर टू इन्वेस्ट एंड पैसा भी दे रहे हैं। पेड अप वैल्यू यहाँ पर कि इंश्योरेंस का कितना अमाउंट आपको मिलेगा, लेट से प्रीमेच्योरली बीच में आप उसे छोड़ना चाहते हैं, तो जितना भी प्रीमियम पे किया, लेट से 10 प्रीमियम्स आउट ऑफ 12 आपने पे किए, सम एश्योर्ड 1200 रुपीज का है, तो आपको कितना अमाउंट मिल जाएगा इसमें, 1000 रुपीज का अमाउंट जो है मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड पेड अप वैल्यू। ये लाइफ इंश्योरेंस हो गया। अब हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस यहाँ पे कवर्ड होते हैं, रूम बोर्डिंग नर्सिंग सर्जन एनेस्थीसिया वगैरह। मिनिमम स्टे आपका 24 आवर्स का होना चाहिए इन द हॉस्पिटल, ओनली देन यू विल गेट द हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है, अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उसके खर्चे बहुत हाई होते हैं, तो वो
टैक्स बेनिफिट्स क्या है, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट आप प्रीमियम अमाउंट पे कर रहे हो उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो बाकी लाइफ इंश्योरेंस में आपको जो है सेक्शन 80C के अंडर प्रोवाइड किया जाता है टैक्स इनकम टैक्स बेनिफिट्स। कैसे याद रहेगा, हेल्थ इंश्योरेंस H, 80D, ठीक है, HD ऐसे याद रहेगा, लाइफ इंश्योरेंस LC, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, यू कैन ट्राई। नाउ इनकम टैक्स पर आपको जो है इस पे डिडक्शन मिल जाता है। नाउ द अदर इज ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ऑब्वियसली, या फिर कोई गुड्स को आप भेज रहे हैं, रेलवे टिकट्स बुक करते समय आप देखते होंगे, और फ्लाइट टिकट्स बुक करते समय यू माइट बी सीइंग इंश्योरेंस। ठीक है, ट्रैवल इंश्योरेंस, इफ एट ऑल वो फ्लाइट या रेल को कुछ होता है और पर्सन को कुछ होता है तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी विल बी गिविंग द मनी। मोटर इंश्योरेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी हम कोई कार बाइक वगैरह चला रहे हैं तो वी शुड डेफिनेटली इंश्योर कि उससे रिलेटेड इंश्योरेंस पॉलिसी हम अपने साथ लेकर घूमें। ठीक है, हमारे पास दो टाइप की इंश्योरेंस हो सकती है, लायबिलिटी ओनली या कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। लायबिलिटी ओनली मीन सामने वाले का जो डैमेज है वो इंश्योर्ड होता है। ठीक है, बी प्लीज बी केयरफुल। आप जो इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हैं उसमें आपका जो बाइक या कार कवर्ड नहीं है, सामने वाले का जो डैमेज है वो कवर्ड है, थर्ड पार्टी। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेंगे तो आपका भी कवर्ड है, उनका भी कवर्ड होता है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि इस तरह के इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, एंड उस इंश्योरेंस के पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए व्हेनेवर यू आर गोइंग आउट। ठीक है, यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट में हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड बेनिफिट्स कौन से सेक्शन में दिए हुए हैं, तो HD सेक्शन 80D इज द राइट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अब फाइनली डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस में ग्रुप इंश्योरेंस हो गया, यानी कि कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए ग्रुप इंश्योरेंस करती है, तो उस ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज के एवरेज एज के हिसाब से इंश्योरेंस अमाउंट होता है, एंड आपको वो बेनिफिट्स भी उसी हिसाब से मिलते हैं। ठीक है, इस ये सस्ता पड़ता है ऑब्वियसली, एक एक का इंश्योरेंस पॉलिसी लो से सस्ता है। देयर इज आल्सो माइक्रो इंश्योरेंस, लाइक बहुत ही छोटे अमाउंट के इंश्योरेंस पॉलिसीज भी ओपन किए जा सकते हैं, पॉवर्टी को रिड्यूस करते हैं। IRDAI के हिसाब से 50,000 से कम अमाउंट का अगर इंश्योरेंस है, ठीक है, इंश्योरेंस का जो फाइनल अमाउंट रिटर्न अमाउंट है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज माइक्रो इंश्योरेंस। इसमें हेल्थ, हर्ट, लाइफ स्टॉक, टूल्स, एक्सीडेंट सब कवर्ड है। ठीक है, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस विद और विदाउट रिटर्न या एंडोमेंट दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, नाउ इंश्योरेंस रिलेटेड व्हाट आर द गवर्नमेंट स्कीम्स, दो स्कीम्स है मेनली, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, जीवन ज्योति बीमा योजना यानी कि ये लाइफ इंश्योरेंस है, सुरक्षा बीमा योजना की एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, अगर कुछ एक्सीडेंट होता है, कुछ गड़बड़ी होती है तो उससे रिलेटेड। 18 to 50 years ऑफ पीपल जिनके पास जो है बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है, दे कैन एनरोल लाइफ इंश्योरेंस या PM जीवन ज्योति बीमा योजना में एनरोल कर सकते हैं, एंड अपना प्रीमियम्स दे सकते हैं। ईयरली बेसिस पे है ये, एवरी ईयर, एंड इट कीप्स रिन्यूइंग। 2 लाख रुपीस का यहाँ पर आपको जो है अमाउंट मिलता है इन केस ऑफ डेथ। किसी भी रीजन से डेथ हो रही है उस पर्टिकुलर इंश्योर्ड पर्सन की, तो आपको उनको जो है 2 लाख रुपीस का अमाउंट मिलता है। प्रीमियम क्या है, 436 रुपीस पर एनम या पर ईयरली बेसिस पर ये कटता है LIC के द्वारा, एंड अदर बैंक्स, पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये जो इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोई 55 इयर्स का एज तक पहुंच जाता है तो ये इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है, या फिर इंसफिशिएंट बैलेंस या प्रीमियम नहीं पे किया तो ये टर्मिनेट हो जाता है। इसके अलावा प्राइमरी KYC इसमें आधार बेस्ड होता है, आधार के बेसिस पर आपके आइडेंटिटी को जो है इंश्योर किया जाता है, KYC किया जाता है। अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 to 70 इयर्स के जो पीपल है उनके लिए है, ये उनके पास अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट है, दे कैन गो फॉर दिस। 1 ईयर का पीरियड है, 1 जून to 31 मई का इसका जो है साइकिल होता है, एंड यहाँ पर कैसे आपको अमाउंट क्या मिल रहा है वो देख लीजिए। अगर जो भी पर्सन है उसकी डेथ होती है बिकॉज ऑफ वैलिड रीजन, या फिर फुल डिसेबिलिटी होता है, लाइक दोनों हाथ में जो है एक्सीडेंट की वजह से दोनों हाथ नहीं काम कर रहे, एक्सीडेंट की वजह से दोनों पैर नहीं काम कर रहे, इस तरीके से है, बोथ आइज नहीं काम कर रहे, आंख की रोशनी चली गई है बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, तो ऐसे में फुल डिसेबिलिटी कहते हैं। फुल डिसेबिलिटी या डेथ बिकॉज ऑफ वैलिड रीजंस अदर देन सुसाइड, अल्कोहल, ड्रग, इसमें आपको नहीं मिलेगा, बट इसके अलावा कोई और रीजन की वजह से डेथ होती है तो उस पर्सन को 2 लाख रुपीस का अमाउंट मिलता है। अब हाफ डिसेबिलिटी या पार्शियल डिसेबिलिटी है, लाइक वन हैंड इज नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, वन लेग, वन आई, ऐसे है, तो उन पर्सन को 1 लाख रुपीस का अमाउंट दिया जाता है। ठीक है,
पार्शियल डिसेबिलिटी है तो, फुल डिसेबिलिटी या डेथ है तो 2 लाख, पार्शियल डिसेबिलिटी में 1 लाख रुपीस है। प्लीज रिमेंबर दिस। प्रीमियम कितना है? 20 रुपीज पर एनम, जीआईसी के द्वारा दिया जाता है, आधार बेस्ड केवाईसी। अब द नेक्स्ट टर्म हियर इज बैंक एश्योरेंस, यानी कि बैंक्स अगर इंश्योरेंस बेचने लगे, उसे हम बैंक एश्योरेंस कहते हैं। तो ये सबसे पहले फ्रांस में किया गया था। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम, सो प्लीज बी केयरफुल। सबसे पहले बैंक एश्योरेंस कहाँ पर किया गया था? फ्रांस में। 2000 में इंडिया में आया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर इसे एक्टिविटीज में इंक्लूड कर दिया गया। बैंक की एक्टिविटी सेक्शन 6 में है ना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, तो उसमें इंक्लूड किया गया बैंक एश्योरेंस को। इसमें कई सारे एडवांटेजेस है, लाइक जो बैंक के कस्टमर्स है बहुत ही वाइड कस्टमर्स होते हैं, तो उन सभी को इंश्योरेंस के बेनिफिट्स मिलते हैं। साथ के साथ इंश्योरेंस कंपनी का जो रीच है वो भी बढ़ता है। डिफरेंट मॉडल्स है, कॉर्पोरेट ओनली, जॉइंट वेंचर, ये दोनों जो है इंडिया में अलाउड है। तो डिफरेंट मॉडल्स क्या क्या है? कॉर्पोरेट एजेंसी मॉडल, ठीक है, जहां पर इंश्योरेंस कंपनी बैंक के साथ जो है एक डीलिंग कर लेता है एंड दे डू इट। जॉइंट वेंचर, जहां पर दोनों अपने रिसोर्सेज शेयर करते हुए बैंकिंग एक्टिविटीज भी चल रहे हैं, इंश्योरेंस भी। बैंक और इंश्योरेंस कंपनी का मर्जर भी हो सकता है, एंड बैंक जो है खुद का इंश्योरेंस कंपनी या सब्सिडियरी वगैरह एस्टैब्लिश करके इंश्योरेंस बेचने लगा, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इंडिया में सिर्फ एक कॉर्पोरेट एजेंसी मॉडल जहां पर एक प्रॉपर शॉर्ट रिलेशनशिप या जॉइंट वेंचर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज किया जा रहा है। ना इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम इज लास्ट टॉपिक हियर। 1999 में स्कीम लाई गई थी। जो भी पर्सन 30 लाख या उससे कम अमाउंट का इंश्योरेंस रिलेटेड अपना जो ग्रीवेंस है, कोई इश्यू है, इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया इंश्योरेंस देने से, आप के पास जो सही डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी कैसे देगी? ये चीजें अगर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं और आपको किसी तरह इंश्योरेंस अमाउंट चाहिए, तो ऐसे में यू कैन गो टू द इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। ठीक है, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ऐसे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं। कंडीशंस क्या है? कोई भी रिप्लाई नहीं मिला इंश्योरेंस कंपनी से, इवन दो यू आस्क्ड कि क्या हुआ, क्यों इंश्योरेंस नहीं दिया, 1 साल का टाइम के अंदर होना चाहिए। ठीक है, आपने आज जो है पूछा और 1 साल पूछा और रिप्लाई नहीं मिला, तो 1 साल बाद आप कंप्लेन उस चीज का करोगे तो दैट वोंट बी वैलिड। 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर होना चाहिए, और ऐसा कोई केस जो कोर्ट में पेंडिंग हो उसको इंश्योरेंस ओम्बड्समैन नहीं ले सकता। ठीक है, और कंप्लेन कौन कर सकता है? लेट्स से आई हैव द इशू, तो मैं या मेरे लीगल एयर या फिर जो लीगल एयर है, नॉमिनीज असाइनीज हैं ऑफिशियली जो मैंने किए हैं, वो कर सकते हैं। बिकॉज इट कैन हैपन कि जिस पर्सन की पॉलिसी ही माइट नॉट बी अलाइव, ही माइट नॉट बी अवेलेबल, तो ऐसे में उनके जो लीगल एयर हैं, उनके जो बच्चे हैं या फिर डॉटर्स हैं, वो कर सकते हैं, नॉमिनी असाइनी कर सकते हैं। जनरल हेल्थ लाइफ सब इंश्योरेंस से रिलेटेड ये फैसिलिटी दी गई है। किस ग्राउंड्स पे आप ये कंप्लेन कर सकते हैं? डीले हो गया क्लेम सेटलमेंट में, और जो ग्राउंड्स है वो पॉलिसी कंडीशंस में कवर्ड ही नहीं है और आप क्लेम कर रहे हैं। प्रीमियम जो है वो सही तरीके से पे नहीं की गई है, पॉलिसी टर्म्स मिस इंटरप्रेट किए गए हैं, या फिर इंश्योरेंस के अगेंस्ट कुछ किया जा रहा है, इंश्योरेंस कंपनी सही से चीजें नहीं कर रही है, एजेंट्स इंटरमीडियरीज यहाँ पर गलत चीजें बोलकर इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हैं, ऐसा। डिस्पोजल का टाइम पीरियड क्या है? आफ्टर मीडिएशन 1 मंथ, यानी कि आप एग्री करो कि हम इस तरह का जो है केस को कोर्ट में नहीं पहले ही सॉल्व कर लेंगे इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के थ्रू, तो 1 मंथ में डिस्पोज कर देंगे। अगर इस चीज को एग्री नहीं करते आप, जो भी डिसीजन उसको एग्री नहीं करते, तो 3 मंथ्स में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1 मंथ के अंदर उन्होंने डिसीजन तो दे दिया बट यू आर नॉट एग्रीइंग विद दैट, तो आगे और टाइम लगेगा, तो 3 मंथ के अंदर ट्राई करेंगे। कोई फीस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओम्बड्समैन डिसीजन फाइनल है, बट इफ यू वांट टू अपील कि ये सही नहीं है, तो आप आगे कोर्ट में जा सकते हैं इस केस को लेकर। तो यहाँ पे में क्वेश्चन, द रिस्क एवरेज अंडर द प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना इज फॉर डैश डेथ ऑफ इंश्योर्ड इन एनी रीजन। डेथ जब भी लिखा है तो 2 लाख रुपए है, वेदर इट बी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा या जीवन ज्योति बीमा योजना, तो 2 लाख रुपीज। ठीक है, अब लाइफ कवर अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अक्टूबर में भी ये क्वेश्चन आया था। लाइफ कवर क्या है? 2 लाख रुपीज अगेन। ना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कौन से एज ग्रुप के पीपल के लिए अवेलेबल है? तो ये एज ग्रुप इज रियली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 18 to 50 है जीवन ज्योति बीमा योजना में। सुरक्षा बीमा योजना जो है एक्सीडेंट रिलेटेड है, तो 18 to 70 ईयर्स के लोग यहाँ पे कवर्ड है। सो ए 18 to 70 विल बी द राइट आंसर। अक्टूबर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस एज ग्रुप के पीपल के लिए अवेलेबल है? तो 18 to 50 जस्ट नाउ वी हैव सीन। ठीक है, रिस्क कवरेज अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज डैश फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड फुल डिसेबिलिटी। इसके लिए रिस्क कवरेज कितना दिया जा रहा है? तो 2 लाख रुपीज है ना, डेथ या फुल डिसेबिलिटी होती है, तो बी इज द राइट आंसर। फिर अगेन जून में क्वेश्चन,
सुरक्षा बीमा योजना कौन से एज ग्रुप के पीपल के लिए अवेलेबल है? 18 to 70 इयर्स इज द राइट आंसर। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम में इंश्योरेंस ओम्बड्समैन कौन से केसेस में वो जो केस है उसे नहीं ले सकते, ठीक है? कौन से ऐसे चीजें हैं, कौन से ऐसे केसेस हैं जो वो रिजॉल्व नहीं कर सकते? कंप्लेनेंट हैज मेड अ रिप्रेजेंटेशन टू द कंसर्न्ड इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरर हैज एक्सेप्टेड। इंश्योरर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? एक्सेप्ट करके रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है जो इंश्योरेंस कंपनी। तो ऐसे केस में ओम्बड्समैन तक नहीं जा सकते, पहले कंपनी तो रिजॉल्व कर दे। कंप्लेंट इज मेड दिस कंप्लेन लेटर देन 1 ईयर, 1 ईयर से ज्यादा टाइम हो गया आज जो आपको इश्यू है, इसका बाद 1 ईयर के अंदर यू हैव टू कंप्लेन। 1 ईयर से ज्यादा टाइम हो गया तो दैट केस विल नॉट बी टेकन। अगर वो पेंडिंग है कोर्ट में वो भी नहीं लिया जाएगा। तो तीनों ही है, तो डी विल बी द राइट आंसर। ओके, so this is the homework for you। जून का क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक एश्योरेंस हैज रूट्स इन डैश एंड हैज स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सिंस देन। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे बैंक एश्योरेंस स्टार्ट हुआ था, ये क्वेश्चन मैंने कहा था आपको पूछा गया, जून का क्वेश्चन है। ट्राई टू आंसर दिस, लेट मी नो व्हाट इज द राइट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट आवर कोर्सेज जो हमारे सुपर क्रैश कोर्स है वो प्रेजेंटली रनिंग है, ठीक है? और इसमें आप जो है एनरोल कर सकते हैं 4 अक्टूबर का। एंड ऑल्सो वी हैव अ न्यू बैच स्टार्टिंग फ्रॉम द 13th ऑफ अक्टूबर। एंड इस 13th ऑफ अक्टूबर से जो हमारा बैच है वो एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करवाने के लिए, बिकॉज टाइम तो काफी कम है, तो रिवाइज आप कर सकते हैं थ्रू दिस न्यू कोर्स, जिसे क्विक रिविजन बैच हम कह रहे हैं, ठीक है? क्विक रिविजन बैच के थ्रू आप इस में जो है अपना जो रिवीजन है ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वो कर सकते हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो 13 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट है, यू कैन जॉइन इनटू इट, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इसमें लाइव क्लासेस के थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है, रिवाइज कराया जा रहा है। वी आल्सो प्रोवाइड एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज फुल लेंथ मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स वगैरह सब कुछ इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज खाली चाहिए मुझे पूरा का पूरा जो है सारा मैं पढ़ चुकी हूँ, बट मुझे बस टेस्ट देना है चैप्टर वाइज, या फिर मुझे फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाए ताकि मैं अपना असेसमेंट कर सकूँ, तो दैट इज ऑल्सो देयर, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और साथ के साथ आप जो कोड है इसमें उसको यूज करना मत भूलिएगा, कूपन कोड फॉर डिस्काउंट, ठीक है? इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज 8146207241 पर आप हमें बता सकते हैं, या फिर hello@edutap.co.in पर भी आप हमें बता सकते हैं कि क्या इशू है, एंड वी विल ट्राई टू resolve that। and if you did like the session you can let us know in the comment section। please क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। thank you, all the best।